फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। हमें इतना तो पता है, अभी हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा नहीं है, पर हमें तो इतना पता है कि फोर्स अगर किसी पार्टिकल पे हम अप्लाई करें, माने इस डायरेक्शन में, तो अब फोर्स जितने मैग्नीट्यूड का होगा, जितना बड़ा फोर्स होगा, इस पार्टिकल को उतना जोर से एक्सेलरेट करेगा। अगर इसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, मान लीजिए हमने जब से इस डायरेक्शन इसको मान के हमने चला था, ये ऊपर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है। अब जाहिर सी बात है नॉर्थ का उल्टा साउथ होगा और फिर ईस्ट का उल्टा वेस्ट होगा। तो मान लें कि ये फोर्स जो है ये F1 है, ये ईस्ट की तरफ एक पार्टिकल पे लगता है, तो इस पार्टिकल को किस तरफ डिस्प्लेस करेगा? ईस्ट की तरफ। जितना बड़ा फोर्स उतना उसको जोर से उसको एक्सेलरेट करेगा। तो यानी फोर्स में एक डायरेक्शन भी है, हमें पता चला, और फोर्स बड़ा भी होता है छोटा भी होता है। यानी कि अगर कम मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा तो एक ही पार्टिकल पे अगर कम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएंगे तो वो धीरे से एक्सेलरेट होगा। अगर बड़ा मैग्नीट्यूड का फोर्स उसी पे लगाएंगे तो जोर से एक्सेलरेट होगा। तो यानी फोर्स में एक मैग्नीट्यूड भी होता है, इतना तो हमें पता चल रहा है ना इन डिस्क्रिप्शन से। यानी फोर्स में एक मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मान ले एक फोर्स इस पे ऐसे लगता है 1 न्यूटन का। ये न्यूटन क्या है हम बाद में पढ़ेंगे, बहरहाल इतना जान के रखें कि फोर्स को हम फोर्स का जो SI यूनिट है वो न्यूटन होता है। तो चले ये 3 न्यूटन का फोर्स ईस्ट की तरफ लगता है इस पार्टिकल M पे। पार्टिकल का मास जो है M है। तो अब एक और फोर्स इस पे लगाते हैं, वो लगाते हैं 4 न्यूटन का साउथ की तरफ। अब अगर पहला फोर्स अकेले इस पे लगता, जाहिर सी बात है ये पार्टिकल इसी तरफ मूव करती। अगर दूसरा फोर्स ये 4 न्यूटन वाला अकेला उस पे लगता तो ये पार्टिकल इस तरफ मूव करती, साउथ की तरफ। इन दोनों को अगर हमने एक साथ लगाया तो अब जरा अंदाजा लगाइए कि इसका जो मूवमेंट है वो M का किस तरफ होगा। तो करीब करीब ऐसा होगा, ना इधर ना इधर, बीच में। ये देखें, इसी ड्राइंग से थोड़ी सी हमें हिंट मिल जाएगी कि ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है इसका डेवलपमेंट जाहिर सी बात है किस तरह से हुआ होगा। तो यानी कि फोर्स भी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और ये एक इस तरह से जब इनको ऐड करेंगे तो ये भी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, यानी उसको ओबे करेगा, उसको मानेगा। तो दोनों ही शर्त इसमें पाया गया, तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह और भी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आप सोच सकते हैं। आप सब मेरे वीडियोस को जो देख रहे हैं, आपसे गुजारिश ये है कि आप ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो और जिनको आप समझते हैं कि वेक्टर हैं, आप उनको एक लिस्ट बनाइएगा और मुझको व्हाट्सएप में भेजिएगा। जरा देखते हैं आप कितने सारे फिजिकल क्वांटिटीज को खोज पाते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। अब हम यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को सीखेंगे। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज़ करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, किसी प्लेन में, किसी पेपर में हम वेक्टर को ड्रॉ करना सीखेंगे। जैसा पहले हमने देखा था कि जो पार्टिकल की जो एक पहली वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड था, ईस्ट की तरफ, टुवर्ड्स ईस्ट। इसको हम ड्राइंग करके भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, हम पहले से एक स्केल बना लेते हैं कि 3 मीटर पर सेकेंड, यानी 3 मीटर पर सेकेंड
का वेलोसिटी को हमें यहाँ पे दिखाना है। तो ऐसा हम करते हैं, 1 इंच यानी आप समझ लें कि चले 1 इंच या 5 सेंटीमीटर, चले 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो 1 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करेगी। तो 3 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 15 सेंटीमीटर की ड्राइंग करनी पड़ेगी। अब तो हमने एक 15 सेंटीमीटर का लाइन खींचा, इसको इस तरह से खींचा कि जिस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी को जाना है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, इसका ये सर जो है, इसका मुंह जो है वो इस तरफ है, इसका टिप हम कहते हैं इंग्लिश में, टिप। और जहाँ से हमने शुरू किया उसको टेल कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी को पेपर में ड्रॉ करने के लिए हम एक लाइन खींचेंगे, उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन में। वो प्रोपोर्शन हम पहले से डिसाइड कर लेंगे। अगर हमारे पास बड़ा जगह है, बड़ा सा ड्राइंग करना है, तो हम 1 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 मीटर का भी ड्राइंग कर सकते हैं। वो हमारे चॉइस पे डिपेंड करेगा। अगर हमें छोटे जगह पे उसको दिखाना है तो हम स्केल छोटा करेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर में हम 1 मीटर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर 3 मीटर पर सेकंड के लिए हमें 3 सेंटीमीटर का ड्राइंग करना पड़ेगा। तो ये हमारे प्योर चॉइस पे होता है। बहरहाल उसी के प्रोपोर्शन में हम एक लाइन खींचेंगे। वो लाइन का जो हेड है यानी सर है, वो टेल से उसकी डायरेक्शन की तरफ जाएगा, यानी ईस्ट की तरफ। चूंकि ये दिखा रहा है तो हम इसको ईस्ट की तरफ इसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन में खींचेंगे। ये कितना है? ये हमने अपने स्केल के मुताबिक 15 सेंटीमीटर लिया। हमारा स्केल क्या था? हमारा स्केल था 5 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 मीटर पर सेकंड। यही हमारा स्केल है। तो चूंकि 3 मीटर पर सेकंड को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमने उसका ट्रिपल यानी 15 सेंटीमीटर का यहाँ पे लाइन खींचा। तो ये जो लाइन है, ये लाइन इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका जो टेल है उसको हमने ए नाम दिया और इसका टिप है, इसको हमने बी नाम दिया। ए से बी की तरफ इसका डायरेक्शन हुआ। इसे हम लिखेंगे ए बी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको दिखाने के लिए हम एक ऊपर में एरो लिखेंगे इस तरह से। तो ए बी ये इसको दिखाता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम याद करते हैं कि जो पाइप था, इससे पहले के जो एग्जांपल हमने देखा था उसमें पाइप का भी मूवमेंट था ऊपर की तरफ। वो मुझे तो याद नहीं कितना था, वो करीब मान के चलते 4 था। तो अगर ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड था तो उसके लिए हमें एक और ड्राइंग करना पड़ेगा। वो क्या होगा? इफ ऊपर की तरफ 4 यानी 20 सेंटीमीटर का हमें एक ड्राइंग करना पड़ेगा। 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। इसको भी नाम देते हैं सी डी। ये कितने को दिखा रहा? ये 4 मीटर पर सेकेंड, यानी पाइप का वेलोसिटी ये हो गया ऑफ पाइप। ये ठीक है। और जो बॉल था वो बॉल का वेलोसिटी ये। अब इसको हम ऐड करना सीखेंगे। ये इस तरह से पहले हम रिप्रेजेंट करना हमने सीखा। मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। देखें,
जब किसी वेक्टर को हमें पेपर पे रिप्रेजेंट करना होगा, ड्रॉ करना होगा, तो हम एक लाइन खींचेंगे। वो स्ट्रेट लाइन को हम जिस डायरेक्शन, जो वेक्टर का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हम एक लाइन खींचेंगे, और उस लाइन की लंबाई, उस लाइन का लेंथ जो है वो उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन में होगा। अब ये प्रोपोर्शन हम पहले से डिसाइड करेंगे कि हमें उसके एक यूनिट के लिए कितना लंबा लाइन खींचना है, ये हमारा स्केल पहले से डिसाइड करना होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे खींचा, फिर यहाँ भी खींचा। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, देखिए ये दो फिजिकल क्वांटिटी है ए बी और सी डी, ये भी एक वेक्टर है सी डी वेक्टर, इसे हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये सी डी के ऊपर में जो एरो है, ये एरो भी इस बात को दिखाता है कि सी से डी की तरफ इसका डायरेक्शन है। अब इनको हम ऐड कैसे करते हैं, तो ऐड करने का जो सिंपल तरीका ये है, वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये बताता है कि आप पहले वेक्टर को ड्रॉ करें, मैंने कर दिया ए बी, दूसरे वेक्टर को भी ड्रॉ करें, दूसरे को भी ड्रॉ कर दिया। इन दोनों को अगर ऐड करना है, यानी हमें अगर ये पता करना है ए बी प्लस सी डी, अगर इन दोनों को ऐड करना है तो हमें इन वेक्टर्स को इनके डायरेक्शन के पैरेलल में या इनके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनको मूव कराना है और दोनों को सटा देना है। इस तरह सटाना है कि एक का टिप यानी एक का हेड दूसरे के टेल से सट जाए। ए बी को हम ऐसा करते हैं, यही रहने देते हैं, और सी डी को हम इन दो तरह के मूवमेंट्स, यानी एक मूवमेंट तो है कि उनको पैरेलल आगे पीछे कर सकते हैं, और दूसरा उनके जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हम इसको खिसका करके, यानी कि मैं यहाँ पे ले आया, फिर इसको इधर भी रिमूव करा करके इसको हमने यहाँ पे ले आया, ये इसका डायरेक्शन यूँ हुआ। इतना तो लंबा नहीं होगा, थोड़ा छोटा होगा, मान लेते इतना हुआ। इस लाइन को हमने खींच के यहाँ पे ले आया, इसको पहले इधर लाया, फिर यहाँ से ट्रांसलेट करके यहाँ पे ले आया। अब इसका टेल यानी कि सी बी इसका हेड था, और इसका जो सी है यानी टेल, इस टेल को हमने यहाँ पे लाके सटा दिया सी। यहाँ पे मैं समझाने के लिए मैंने दोनों लिख दिया, लेकिन ये दोनों एक ही पॉइंट हो चुके हैं। अब जो इनका जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ए से डी के तरफ जाती हुई स्ट्रेट लाइन, ये भी एक वेक्टर बनता है ए से डी, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ए डी। अभी ये दोनों पॉइंट चूंकि सेम हो चुके हैं, तो इस पॉइंट को अब दो नाम देना ठीक तो रहेगा नहीं, कोई एक नाम दे देते हैं, या तो बी यूज़ कर लेते हैं या सी यूज़ कर लेते हैं। तो अगर बी यूज़ कर लें फिर यहाँ भी बी यूज़ कर लेंगे, तो अब ये जो फॉर्मेट बना ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को सिंपल तरीके से दिखाता है। वो ये कि ए से बी अगर एक वेक्टर हो, बी से डी एक दूसरा वेक्टर हो, तो ए से अब ये दो वेक्टर हो गया, तो अब अगर इनका रिजल्टेंट हमें पता करना हो, यानी ए बी प्लस बी डी, तो
ए से एक स्ट्रेट लाइन सीधा डी की तरफ हम खींचेंगे और ये जो स्ट्रेट लाइन होगी, ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों के एडिशन का रिजल्टेंट हमें दिखाएगा। यही ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है। तो इस तरह से ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है। अब हम देखते हैं कि इसका होगा कितना, जरा एग्जाम्पल हम देख ही लेते हैं। अगर एग्जाम्पल हम यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करें, हमने क्या देखा था कि एक पाइप, हॉलो पाइप, इसके अंदर में एक बॉल है। ये बॉल इस तरफ मूव कर रही है, ईस्ट की तरफ, और ये पाइप भी ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो ये पाइप का जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, और ये बॉल जो है ये 3 मीटर पर सेकेंड है। तो इन दोनों का रिजल्ट जो होगा वो कितना होगा हम देखते हैं। इसी ट्रायंगल लॉ से हम देखेंगे। ये 4 मीटर, तो इसकी लंबाई अगर हम स्केल 1 सेंटीमीटर को हम अगर स्केल अगर हम 1 मीटर पर सेकंड के लिए 1 सेंटीमीटर मान लें, तो स्केल हमारा क्या है, 1 मीटर पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर। यही हमारा स्केल है। तो ए से बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, और बी से डी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब इन दोनों का ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, ए से डी, बाय मैग्नीट्यूड भी और बाय डायरेक्शन भी। तो हमने क्लास 10 में पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरियन थ्योरम से हमें ये पता चल जाएगा, ये ए डी कितना होगा, ये ए बी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर के मुताबिक। तो ये 9 और ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ये डी 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट टू व्हाट, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी ये 5 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो बॉल है और इसका डायरेक्शन कितना होगा, तो डायरेक्शन के लिए ये एंगल हम निकाल लेंगे। ये एंगल के लिए हम tan थीटा सिंपल निकालेंगे। ये कितना होगा, 4/3 थीटा इक्वल टू वो एंगल जिसका tan 4/3 होता है, यानी इतना एंगल बनाते हुए उस तरफ चलेगा। तो हम क्या देखते हैं कि एक्चुअल में जो ग्राउंड से अगर कोई देखेगा इसको, तो उसको ये बॉल 5 मीटर के स्पीड से एक ऐसे डायरेक्शन में चलती हुई नजर आएगी जो ईस्ट के साथ ये थीटा एंगल बनाएगा। ईस्ट के साथ थीटा एंगल, थीटा कितना एंगल होगा, तो वो इतना बड़ा एंगल होगा कि जिसका tan 4/3 के बराबर होता है। हमारे पास जो टेबल होता है वो जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसमें से हम एंगल निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ इस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट होगा। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ हम यहाँ पे फिर रिपीट करेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और इनका डायरेक्शन भी होता है, और ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को मानती है, फॉलो करती है। ट्रायंगल लॉ के हिसाब से इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ सही आएगा। अगर कोई क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ट्रायंगल लॉ के हिसाब से जोड़ते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं मिलता है, कुछ और मिलता है, मैच नहीं करता है, तो फिर वो क्वांटिटी नहीं है, वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यहाँ मैं एक एग्जांपल दूंगा।
तब तक आप सोचिए। इलेक्ट्रिक करंट मान लीजिए वायर है, ये वायर में इस तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है इस तरफ, और ये वायर को भी हमने ये पश्चिम से पूरब की तरफ स्ट्रेट करके खींच के रखा है। तो हो गया ना डायरेक्शन भी, डायरेक्शन हो गया किस तरफ, ईस्ट के तरफ। मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा 1 एम्पियर या 2 एम्पियर जितना भी है। लेकिन इसको देखा गया है कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक नहीं जोड़ को फॉलो करता है, जोड़ को फॉलो नहीं करता। यानी इसके मुताबिक अगर हमें एडिशन निकालने की ज़रूरत पड़े तो वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक नहीं मिलेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनको आप खोजिए और देखिए कौन वेक्टर क्वांटिटी है कौन नहीं है। यहाँ पे एक एग्जांपल हमने देखा।